आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। हमारे चैनल एलान टाइम्स और शहाब टीवी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, जहां हम अपने वीडियोस के ज़रिए से, अपने चैनल के ज़रिए से आप तक देश की और राज्यों की बहुत सारी ख़बरें पहुंचाते हैं, बहुत से वाक़यात आपको दिखाते हैं। एक अहम बात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो नए तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, उसे लेकर उर्दूदा तबके में, उर्दू बोलने वालों में बहुत बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत पाई जा रही है। बता दें कि जो नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, उसमें जो लिसानी फार्मूला यानी लैंग्वेजेस का जो फार्मूला पेश किया गया है, उसमें उर्दू का ज़िक्र नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस नई तालीमी पॉलिसी में जो लैंग्वेजेस की जो लिस्टिंग होती है, उसकी जो फहरिस्त होती है, उसका जो इंडेक्स होता है, उसमें भी उर्दू का ज़िक्र नहीं किया गया है। महाराष्ट्र, जहाँ की मकामी ज़बान, जहाँ की लोकल ज़बान मराठी है और बड़े पैमाने पर मराठी बोली जाती है, यहाँ पर अगर इस लिसानी फार्मूले को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नई एजुकेशन पॉलिसी नाफिज की जा रही है, अगर वो लागू कर दिया गया, तो माहिरीन का ये कहना है, जो तालीम के जो माहिरीन हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के, जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये पॉलिसी यहाँ लागू की जाती है महाराष्ट्र स्टेट में, तो फ्यूचर में आगे चलकर उर्दू को ख़तरा लाक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लिस्ट बनाई गई है, जो इंडेक्स बनाया गया है, उसमें उर्दू का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें मराठी और संस्कृत को जगह देकर खूब फलने और फूलने का मौका दिया गया है। यहाँ पर वजह ये बताई जाए, और एक खबर और आई है महाराष्ट्र से कि यहाँ की जो हिंदी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी उर्दू को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, जबकि संस्कृत वहाँ पर बाकी है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि संस्कृत के आखिर कितने स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने बोलने वालों की बड़ी तादाद है। जबकि उस यूनिवर्सिटी ने ये वहाँ पर जवाब पेश किया कि उर्दू में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, उर्दू के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत से अखबारात में भी खबरें आई हैं, जो उर्दू के बड़े अखबारात हैं, उन्होंने इस खबर को बड़े पैमाने पर अपनी जली सुर्खियों में शाये किया, हेडिंग लगाई है। बता दें कि पिछले दिनों मुंबई में एक ऑनलाइन इजलास मीटिंग का भी आगाज़ किया गया, जिसमें बहुत से तालीम के जो माहिर हैं, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, और जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने खुलकर उसमें खिताब किया, अपने राय का इजहार किया, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पर दबाव डाला जाए, ज़ोर डाला जाए कि उर्दू जो एक अहम ज़बान हिंदुस्तान की है, जो हिंदुस्तान की ज़बान है, ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों की ज़बान है, पंडित दयाशंकर नसीम की ज़बान है, बहुत से जो हिंदी के और उर्दू के जो बड़े कवि हैं, ये उनकी ज़बान है, मुंशी प्रेमचंद की ज़बान है, कालिदास गुप्ता रज़ा की ज़बान है, पंडित आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान है। तो इस ज़बान के साथ सौतेला सलूक ना किया जाए। ये ज़बान बहुत मीठी ज़बान है, इसने जंग आज़ादी में बड़ा अहम रोल, बड़ा किरदार अदा किया है। ये ज़बान फिल्मों में बरती जाती है, जिसे हम और आप देखकर अपने गम को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ये जो हिंदी फिल्मों के नाम से, जो नगमों के नाम से जो गाने आते हैं, वो तकरीबन 100% उर्दू में ही होते हैं, जिन्हें सुनकर इंसान अपना दुख दर्द भूल जाता है। तो ये दबाव डाला जा रहा है सरकार पर असातिज़ा की तरफ से कि उर्दू को बाकी रखा जाए। तो हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, एक कड़ी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उर्दू के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिर तालीम हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, हम उनकी राय ले रहे हैं मरकज़ी सरकार की इस नए तालीमी पॉलिसी पर। देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो आज पहली कड़ी में हम हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर जनाब इरफान जाफरी साहब की राय पेश करेंगे। इरफान जाफरी साहब तारुफ के मोहताज नहीं है, कौमी सतह पर उनका अपना एक कद है, उनकी अपनी एक शनाख्त है। जदीद लब लहजे के मुनफरद शायर हैं, जो गज़लों में भी और नज़मों भी अपना कलाम पेश करके, जिन्होंने खूब दादो तहसीन हासिल की है, और एक अच्छे इल्मी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद मोहतरम मरहूम कैसुल जाफरी भी बहुत मायनाज शायर गुज़रे, हिंदुस्तान के असातिज़ा में उनका शुमार होता था। तो उसी रवायत को बरकरार रखते हुए उर्दू की खिदमत बरसों से करते चले आ रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में जनाब इरफान जाफरी ने हुकूमत हिंद की जानिब से, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो नई सरकारी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें उर्दू को यकसर नज़रअंदाज किया गया है, उस पर उन्होंने तबसरा किया है। देखें, हम ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि इरफान जाफरी साहब ने उर्दू के ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा है।
देखते रहें हमारा चैनल एलान टाइम्स और शहाब टीवी। दोस्तों आदाब, मैं इरफान जाफ़री उर्दू का एक छोटा सा खिदमत गुज़ार। मैंने उर्दू में तालीम हासिल की, उर्दू लिखता हूँ, उर्दू पढ़ता हूँ, उर्दू बोलता हूँ। उर्दू से इश्क़ है, उर्दू से मोहब्बत है। उर्दू मेरी रूह में और मेरी जान में बसती है। उर्दू के बग़ैर इरफान जाफ़री नहीं, और इरफान जाफ़री उर्दू में इस तरह रच बस गए हैं कि उनकी ज़ात से उर्दू को निकाला नहीं जा सकता। आज की गुफ्तगू का जो मकसद है और जो मौजू है, उसे हज़रत कैसरुल जाफ़री मरहूम ने कुछ यूँ कहा था कि मीर का फ़न हो या गालिब का या कैसर की गज़लें हों। मीर का फ़न हो या गालिब का या कैसर की गज़लें हों, सारा माज़ी लौट आएगा घर में उर्दू बाकी रख। सारा माज़ी लौट आएगा घर में उर्दू बाकी रख। तो दोस्तों, उर्दू के ताल्लुक़ से आज कल जो भी ख़बरें आ रही हैं, जो भी लिसानी फार्मूला, नई तालीमी पॉलिसी, नया तालीमी निज़ाम, ज़बानों के ताल्लुक़ से जो कुछ कहा सुना जा रहा है इन दिनों, वो भी हमारी और आपकी निगाहों के सामने है, हमारे जहनों में है। जब उर्दू की बात आती है तो कई बरस आप जब पीछे लौटते हैं तो वहाँ भी उर्दू के ताल्लुक़ से जो तंग नज़री और तंग दिली, इंतहाई कजरवी दिखाई देती है, सुनाई देती है। हमने पढ़ा है, हमारे बुज़ुर्गों ने पढ़ा है। अब पता नहीं कि किसी को इस शीरीं और बहुत ख़ूबसूरत ज़बान से क्या बैर है, क्या दुश्मनी है, लेकिन ये कि ये इंतहाई जमा और इंतहाई शाइस्ता ज़बान है। ये ख़ुद से अपने से नफ़रत करने वालों को भी दुआ देती है, उनके हक़ में भी बद्दुआ नहीं करती। ये उर्दू का मिजाज है, उर्दू का ख़ासा है। ये उर्दू बोलने वालों का और पढ़ने वालों का मिजाज भी रहा है कि वो अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं जिसका उन्हें हक़ है। वो दूसरी ज़बानों से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, लिखी पढ़ी जाती हैं, उर्दू वालों ने कभी नहीं कहा कि हमें किसी दूसरी ज़बान से कोई कद है, कोई दुश्मनी है, या हम किसी ज़बान को पसंद नहीं करते। हम ये कहते भी नहीं और हमें ये कहने का हक़ भी नहीं। तो जब हम किसी और ज़बान को भी अपनी ज़बान समझते हैं तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि आखिर ये ज़बान जो हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पली बड़ी। मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये सब हमारे आपके हाफ़िज़े में है, हम सब इसे बखूबी जानते हैं। लेकिन एक कुछ बातों का यादा इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि फिर बात या गुफ्तगू कैसे आगे बढ़ेगी। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जब हमारी ज़बान है, हमारे मुल्क में पैदा हुई, हमारे मुल्क के करोड़ों लोग इसे बोला करते थे, आज भी बोला करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा बोलेंगे। लेकिन कुछ बातें दरपर्दा, कुछ बातें बड़े अयां तौर से कही जा रही हैं। उर्दू से ये जो मुआंदाना रवैया है, ये जो अजीब कैफियत होती है जब हम सुनते हैं कि उर्दू से किसी को बड़ी यानी परेशानी हो रही है, वो हमारी ज़बान को पसंद नहीं कर रहा है, तो वजूहात समझ में नहीं आती। मैं नाज़रीन से, मेरे दोस्तों से, उर्दू के हलक़े से मैं सिर्फ़ ये गुजारिश करना चाहता हूँ
کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھروں میں اردو کو رواج دینا پڑے گا۔ وہ سلسلہ جو ادھر 30-40 برسوں میں یا 50 برسوں میں منقطع ہو گیا اور ٹوٹ سا گیا بالکل، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہو گیا، بہرحال بولی تو جا رہی ہے، کم پڑھی جا رہی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن بولی تو بہرحال جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو یہ باور کرانا چاہیے اور باور کرانا پڑے گا، انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ اے نئی نسل، یہ ہندوستان کی زبان ہے، یہ ہمارے وطن عزیز کی زبان ہے، اس سے لاکھ کوئی دشمنی کر لے، اس کے خلاف چاہے جتنے رویے اپنائے جائیں، اس کے خلاف چاہے جتنے منصوبے بنائے جائیں، لیکن ان منصوبوں کو اگر ہم تار کر سکتے ہیں تو صرف یہ ہے اس کا طریقہ کہ ہم اردو لکھیں، اردو پڑھیں، اردو بولیں، اپنے گھروں میں اردو کا رواج پیدا کریں، وہ شیرینی جو کہیں گم ہو گئی ہے اس کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بڑا طبقہ کسی زبان کو بولے گا، کہے گا، سنے گا، پڑھے گا تو اس کے اثرات پھیلیں گے۔ میں اس وقت یہ شکایت شاید کر بھی دوں یا نہ کروں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن یہ کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں سے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اردو سے بڑی بے اعتنائی برتی ہے، لیکن اب ہمیں اس خمیازے کو، اس نقصان کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، اور ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، اور اس میں کوئی عرفان جعفری نہیں، کوئی اس نام کا کوئی دوسرا آدمی نہیں یا ایسے نام کے لوگ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے وطن عزیز کے بھائیوں اور دوستوں اور ہمارے اپنے تمام شہریوں کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ یہ صرف عرفان جعفری کی زبان نہیں ہے۔ ماضی میں جس طرح ایک طویل فہرست ہے کہ ہمارے دوسرے جو دوست احباب تھے اور ہیں، آج بھی ہیں، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن وہ اردو لکھتے، پڑھتے، بولتے تھے، پتہ نہیں کتنے کیسے شاہکار ان لوگوں نے ہمیں دیے ہیں، یہ اردو کی محبت تھی۔ تو ممکن ہے کہ میری گفتگو طویل ہو گئی ہو، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا ماضی لوٹ آئے گا، گھر میں اردو باقی رکھ۔ رہ گئی پالیسیز کی بات اور یہ جو کچھ بھی منصوبے ہیں، یہ ابھی کچھ واضح ہیں اور شاید کچھ غیر واضح ہیں۔ ہمارے جو اردو کے بڑے اسکالرس ہیں، اکابرین ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور اردو بولنے والے پہلے اور آخری فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے اچھے منصوبہ بند طریقے سے وہ اپنی بات تمام کے سامنے رکھے اور یہ کہے کہ یہ آپ کی زبان ہے، یہ ہم سب کی زبان ہے۔ اسی میں میرے خیال میں اردو کی بقا ہے، اسی میں ترویج ہے، اسی میں ترقی ہے، اور وہ معاشرہ جو کسی سے دشمنی پر مبنی ہوتا ہے وہ خود نقصان کرتا ہے اپنا اور دوسروں کا بھی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب ایک بڑے زیاں سے، ایک بڑے نقصان سے بچیں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ عرفان جعفری کو اجازت دیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اردو میں سانس لیتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہ زبان بولتا سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔